आज मुझे इस कार्यक्रम में पहुंचने में 3-4 मिनट का विलंब हुआ है। वैसे सामान्यतः मैं कार्यक्रमों में निर्धारित समय पर ही मैं पहुंचता हूं, लेकिन सचमुच एक गिल्टी कॉन्शियस मैं हूं इस समय, और बहुत सारे चैलेंजेज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कोई इस चैलेंज को भी स्वीकार कर सकता है कि जो चीफ गेस्ट हो कम से कम ठीक निर्धारित समय पर ही कार्यक्रम में पहुंचे? डॉक्टर सबीर वी कामत, सेक्रेटरी डीडी R&D एंड चेयरमैन DRDO, श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन P. मैथ्यू, CISC सिस्क, एंड श्रीमती निधि बंसल, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, और यहाँ मौजूद सारे सीनियर ऑफिशियल्स और डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, TDF से जुड़े सभी एकेडमिशियंस, इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके द्वारा आयोजित यह वर्कशॉप भारत में डिफेंस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को न सिर्फ एक साथ बैठकर नॉलेज शेयरिंग का यह अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन की नई राहों को भी यह प्रशस्त करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि इस वर्कशॉप में साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, MSMEs और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर मौजूद है और उनकी अच्छी खासी भागीदारी भी है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि DRDO के प्रयासों से आयोजित यह वर्कशॉप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल होगा। इस वर्कशॉप को महत्वपूर्ण मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह वर्कशॉप रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वर्कशॉप का जो लक्ष्य है, इसका जो टारगेट है, वह वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित किया गया है। और आज दुनिया जिस तरह से बदल रही है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महत्व भी उसी रेशियो में तेजी से बदल रहा है। साथियों, टेक्नोलॉजी की वर्तमान समय में क्या भूमिका है तथा भविष्य में क्या भूमिका होने वाली है, मैं समझता हूं कि जितने भी आप सब लोग बैठे हैं इससे अच्छी तरह परिचित हैं। भारत सरकार और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय खुद भारत के डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हम सब उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज कर रही है। DRDO ऐसे अनेक इनिशिएटिव लेता रहता है जिससे वह न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि पूरे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट मजबूत कर सके तथा देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा मिले। साथियों, आज इस मंच से कई सारी चीजें शुरू हो रही हैं और कई सारी चीजें संपन्न भी हो रही हैं। यानी एक तरफ हम कई सारे इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, कई सारे नए चैलेंजेस दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज कई सारे इनिशिएटिव यहां पूरे भी हो रहे हैं। चैलेंजेस को पूरा करने वाले कई स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, साइंटिस्ट और MSMEs को आज यहां पर अवार्ड भी दिया गया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुनः एक बार मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसलिए आज इस मंच को मैं आप सबके लिए सिर्फ एक अवसर के रूप में ही नहीं देख रहा हूं, इस मंच को मैं अतीत की सफलताओं और भविष्य में आने वाली सफलताओं के एक जंक्शन के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। आज जो चैलेंजेस दिए गए हैं या फिर जो चैलेंजेस पूरे हुए हैं, ये सारी चीजें यह बताती हैं कि DRDO तथा इसके लैब्स, हमारे यंग इनोवेटर्स, हमारे टेक्नोलॉजी लीडर्स, हमारे एकेडमिया या कहें कि पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अपने टास्क तथा चैलेंजेस को लेकर पूरी तरह से तैयार है।
हमारे नए जनरेशन के साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए कमिटेड हैं। मैं समझता हूं कि आप सब भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के वॉरियर्स की तरह ही देश के एक मजबूत वॉरियर्स हैं। साथियों, समय और समाज में जिस तरह से लगातार ये परिवर्तन हो रहा है उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। हमें उसे गहराई से, मैं समझता हूं कि और समझने और उसके अनुसार भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। ऐसा आप सब भी अनुभव करते होंगे। आज समय के जिस पड़ाव पर हम हैं इसका सही तरह से मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना भी मैं समझता हूं ये उचित होगा। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं बस आपके सामने इतिहास की उन चीजों का जिक्र करूंगा जहां से इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होनी शुरू हो गई। मित्रों, आप सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मानव जीवन में व्यापक स्तर पर मॉडर्न साइंस का समावेश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही किया था और 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में बड़े पैमाने पर अलग अलग आविष्कार भी हुए थे। स्टीम इंजन, पावरलूम और अनगणित मशीनों का आविष्कार हुआ और दुनिया ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ते हुए प्रत्यक्ष देखा भी। साथियों, लगभग 200 वर्षों में मानव सभ्यता ने जितनी प्रोग्रेस की है उतनी तो मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में नहीं हुई थी। लगातार बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जो कदम उठाए वह अनपैरेलल्ड थे। शुरुआती दौर में टेक्सटाइल, पावर और उससे आगे बढ़ते हुए मानव ने ट्रेन्स, मोटराइज्ड व्हीकल्स इत्यादि का भी आविष्कार किया और उसके बाद पेट्रोलियम की खोज ने तो पूरी दुनिया में मानो एक क्रांति लाते हुए लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों विश्व युद्धों ने मानव सभ्यता की इस लगातार हो रही प्रगति पर थोड़ी सी रोक तो लगाई, फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दौर चलता रहा। यह रुकने नहीं पाया। थोड़ा और यदि आप आगे आए तो कंप्यूटर के आगमन ने इस डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू किया। कंप्यूटर के आगमन के बाद बड़ी से बड़ी सूचनाओं को छोटी सी छोटी मशीनों में कैद किया जाने लगा। मशीनों की क्षमता बढ़ी और लगभग 15 से 20 वर्षों के अंदर कंप्यूटर ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। साथियों, इस कंप्यूटर एज ने आज विश्व के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अगले फेज में यानी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का युग यह टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनके पीछे पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं और यह टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन जितनी तेजी से हो रहे हैं वह अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग है। यहां पर इन बातों का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारे परिवर्तन जो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से दिखे, उन परिवर्तनों से हमारा डिफेंस सेक्टर भी अनटच्ड नहीं है। आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। आज कन्वेंशनल वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर,
बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि यह काम कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि देश के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है। आज के इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स इसके लिए नेचुरली प्लेस्ड हैं, और मैं मानता हूं कि आप सभी भविष्य में भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को टच करेंगे। क्योंकि आज की गैदरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की है, तो मैं आप सबसे भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक वह जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है, और दूसरी डिसरप्टिव प्रकार की है, जिससे आप सभी परिचित हैं। आज भारत के डिफेंस सेक्टर में दोनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। जब हम आपको नए नए चैलेंजेस देते हैं और आप उन्हें पूरा करके दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप इंक्रीमेंटल और डिसरप्टिव दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी के क्रिटिकल गैप को आप फिल कर रहे होते हैं, उसके भर रहे होते हैं। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आप डेयर टू ड्रीम और 5th एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। यह इनिशिएटिव ठीक अपने नाम के ही अनुरूप है। हमारे युवा कुछ नया स्वप्न देखने का साहस करेंगे, तभी उस सपने तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज मानव सभ्यता अपने जिस पड़ाव पर है, वह हमारे पूर्वजों द्वारा देखे गए सपनों का ही एक परिणाम है। उन्होंने अगर अपने सपने नहीं देखे होते साथियों, तो मानव अब तक शायद जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में ही अपना जीवन बिता रहा होता। इसलिए अगर उनके सपनों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, तो हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इन सपनों के सहारे हम आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ी को और ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएं। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहां मैं यह भी जरूर जोड़ना चाहूंगा कि सपने देखना या सपनों के अनुरूप इनोवेटिव सोच डेवलप करना यह कोई आसान बात नहीं है। यह हमेशा से यह मुश्किल रहा है। यदि मुश्किल न रहा होता तो हर व्यक्ति इनोवेटिव स्वाभाविक रूप से हो जाता। ऐसा क्यों है कि करोड़ों में कोई एक ही आर्यभट्ट निकलता है और जीरो की खोज करके पूरी दुनिया की गणितीय दिशा को, मैथमेटिकल डायरेक्शन को एक्सचेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों में कोई एक ही वराहमिहिर और एक ही चरक और कोई एक ही सुश्रुत, कोई एक ही यम विश्वेश्वरैया या कोई एक ही जैसी बसु निकलता है जो अपने ग्रेट आइडिया से रिवॉल्यूशन ला देता है। पर इसके साथ ही एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है साथियों, वह यह है कि माना कि अनकन्वेंशनल तरीके से काम करना बहुत ही कठिन होता है। यह किसी दैवीय कृपा से कम नहीं है, इसलिए हर कोई इनोवेशन कर भी नहीं पाता है। पर जब आप लगातार अपनी मेहनत, अपनी लगन से इसके पीछे पड़े रहते हैं, तो बिना रुके, बिना थके इसकी ओर आगे बढ़ते रहते हैं और इनोवेशन आपके लिए केवल दैवीय कृपा नहीं रह जाता है।
यह भी आपका एक सहज कर्म हो जाता है। इसके साथ आपका डीप कनेक्शन स्वाभाविक रूप से यह स्थापित हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पुराने रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी तरफ से कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। वहीं कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके नाम पर एक नहीं बल्कि कई सारे आविष्कार दर्ज हैं और कई सारे पेटेंट्स भी हैं जो दर्ज हैं। आप सबने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है। उन्हें सिर्फ मोनालिसा नामक पेंटिंग की वजह से ही नहीं जाना जाता है, बल्कि उन्होंने इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर में और भी कई विधाओं में एक्सपर्टीज हासिल की। अलग अलग क्षेत्रों में उनके नाम पर कई सारे आविष्कार दर्ज हैं। इसी तरह न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज और ग्राहम बेल जैसे अनेक लोग हैं जिनके नाम पर एक एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के आविष्कार दर्ज हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपके लिए भी इनोवेटिव तरीके से काम करना, लीक से हटकर काम करना किसी दैवीय घटना जैसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आदत बन जानी चाहिए, यह आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। आदत की बात मतलब यह है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आपके जीवन का एक यह अहम हिस्सा हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि चैलेंजेस को आप जीना सीखें, और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को कुछ जिंदगी में चैलेंजेस को जीना और जीने की वह कला अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वे वैज्ञानिक हों अथवा जीवन के दूसरे क्षेत्र में लोगों को देखा है कि चैलेंजेस को, चुनौती को कैसे जिया जाता है, कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, कैसे उस पर विजय प्राप्त की जाती है, इस कला के वो माहिर है। अगर हमें अनकन्वेंशनल वारफेयर में प्रगति करनी है तो उसके लिए हमें अनकन्वेंशनल रास्तों को भी अपनाना होगा। उसके लिए हमें उन आइडियाज को अपनाना होगा जिससे दुनिया अब तक अनजान रही है। जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक चैलेंज है। अब देखिए, चैलेंज मुझे भी पानी पिला रहा है। और डेयर टू ड्रीम हमारे युवाओं को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारी एमएसएमईज को दिया गया वही चैलेंज है। साथियों, हम आपको इस चैलेंज में अकेला नहीं छोड़ रहे, बल्कि हम यह चैलेंज भी दे रहे हैं और इसको पूरा करने के लिए आवश्यक मदद भी कर रहे हैं। लेकिन मदद कर रहे हैं, हमको एहसान नहीं कर रहे हैं, या आवश्यकता इसलिए कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि टीडीएफ इलिजिबल इंडस्ट्रीज को टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 90% तक ग्रांट सपोर्ट के रूप में दे रहा है। यह टोटल सपोर्ट लगभग 50 करोड़ तक का होता है। और मैं जानता हूं जिस समय इस अमाउंट को बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी थी इस पर। यह 25 करोड़ रुपए तक का यह होता है, जो कि किसी एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी खासी रकम है। इसमें कहीं दो मत तो नहीं है? है? नहीं है तो बोलिए। इसका मतलब एक्सेप्ट करते हैं आप लोग की अच्छी खासी रकम है। मतलब हम ये चाहते हैं कि आप तरह तरह के आइडियाज के साथ ये चैलेंज पूरा करें, क्योंकि जब आप चैलेंज पूरा करेंगे तो इससे भारत का पूरा डिफेंस सेक्टर स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होगा। जैसे आप देखिए कि जब डेयर टू ड्रीम 4th एडिशन लॉन्च हुआ था तो हमने अनेक चैलेंजेस आपके समक्ष रखे थे, और आप सभी ने उन चैलेंजेस को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उन पर काम करके आपने दिखाया भी, जिसका परिणाम यह निकला कि टीडीएफ स्कीम को अनेक इनोवेटिव आइडिया देखने को मिले। डेयर टू ड्रीम 4th एडिशन के सभी विनर्स को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक बधाई भी देता हूं। सिर्फ विनर्स को नहीं, बल्कि मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक शुरुआत है। आप सबको यहीं पर रुकना नहीं है।
यह चैलेंज आपके आइडियाज को एक फाउंडेशन, एक नींव प्रदान करेगा, प्रदान करने वाला होना चाहिए। इस पर आपको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की एक बुलंद इमारत तैयार करनी है, यह आपसे अपेक्षा है। आप डेयर टू ड्रीम कि 5th एडिशन के चैलेंजेस भी लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च हुए हैं, और कंपैक्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो एक्चुएटर्स, डिजिटल ट्विन ऑफ एरो इंजन्स और प्योरिफिकेशन ऑफ रेयर मेटल्स जैसे प्रोजेक्ट्स बहुत ही डीप टेक प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे डिफेंस सेक्टर को एज प्रदान करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैलेंज आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होंगे। साथियों, टीडीएफ, आईडेक्स या अभी लॉन्च हुई अदिति स्कीम, ये सभी सरकार द्वारा इसी क्रिटिकल गैप को दूर करने के लिए चलाई जा रही है। डिफेंस सेक्टर में आपकी भागीदारी को अभी और मजबूत करना है, ये हम लोगों का संकल्प है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अभी तो यह शुरुआत है। हमारी सेनाओं के सामने आ रहे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के सलूशन को आप देख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत कम समय में ही ये चैलेंजेस और ये सलूशंस क्रांति का रूप लेते हुए हमें दिखाई देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 8000 लोगों का यहां आना, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना, क्यों डॉक्टर कामत? यह कोई छोटी बात, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। करिश्मा किया है हमारे देश के नौजवानों ने। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि टीडीएफ ने क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्निकल कोलैबोरेशन को लेकर आत्मनिर्भरता हासिल करने के संबंध में एक पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया है। इस प्रकार के डिस्कशंस हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। मैं समझता हूं इससे आप भी सहमत हैं। साथियों, एक दो बातें और कहकर मैं अपनी बात को यहां समाप्त करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को शुरू हुए लगभग 6 वर्ष नहीं हुए, हो गए, सितंबर में होगा, हो गए। और इन 6 वर्षों में मुझे बताया गया है कि लगभग 79 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इनमें से 18 प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक डेवलप कर ली गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि किसी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगभग 38 मंथ्स, 38 महीने का वक्त दिया जाता है। इस बात पर भी हमें गौर करना होगा कि क्या यह संख्या और समय, नंबर और टाइम, दोनों की बात कर रहा हूं, हमारी वर्तमान जरूरतों को देखते हुए सफिशिएंट हैं या नहीं है। इस पर हम विचार नहीं कर सकते, इस पर आप ही विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया में जिस तेज गति से टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी आप कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें, यह मेरा आपसे आग्रह है। पहला तो यह है कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम के तहत जिन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं या नहीं हैं। दूसरी बात कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जिन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसी टेक्नोलॉजी कहीं और पहले से तो उपलब्ध नहीं है। मेरा मानना है कि टीडीएफ में एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजिकल स्कैन का सिस्टम भी होना चाहिए। अब इस पर आप लोग ही विचार कर सकते हैं, ताकि हम रीइन्वेंशन ऑफ व्हील से बचे रहें, उसमें न फंसे, हम टेक्नोलॉजी को के दोहराव से बचें। इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं। एक और बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, वो लगभग 3 से 4 साल तक का होता है। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज के समय में जिस तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, ऐसे में औसतन 3-4 साल बाद जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आने वाली है, उस समय उसकी सिचुएशन क्या होगी? क्या वह टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से फिट बैठ रही है, या फिर कहीं वह आने के पहले ही तो आउटडेटेड नहीं हो गई है? ये जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे, मैं चाहूंगा कि आप इसको ब्रॉड फ्रेम में इवैल्यूएट करते रहिए, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी में
नएपन का एलिमेंट यह बराबर बना रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे, तेजी लाएंगे। मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में आप सभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को दुनिया की सबसे मजबूत फोर्स बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं आपको इस वर्कशॉप की सफलता के लिए अपनी और साथ ही आपकी आने वाली भविष्य की योजनाओं के लिए अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।